हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज की जो नई वीडियो है उसे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। तो आज की जो नई वीडियो है इसमें हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 की जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों ने थंबनेल पर ज़रूर देखा ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है। ये बिना तैयारी करे 20 तारीख को जो आपका भूगोल का पेपर है क्लास 12 वालों का, जो आर्ट लिए हैं, उस तरह का जो पेपर है उसमें मैं पूरी जो भूगोल की सब्जेक्ट है केवल एक ही वीडियो में मैं उसे पूरी समाप्त करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से मुझे भूगोल पूरा अच्छे से समझ में आ जाए कि पेपर में आसानी से पास होया जा सके और अच्छे अंक ला करके, तो इस वीडियो को पूरा देखना आपको अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं तो आप ही का फ़ायदा होगा। तो आज देखिए हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी, क्लास 12 की जियोग्राफी यानी कक्षा 12 की जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। पूरे जितने लेसन्स हैं उनसे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरह से जो मेन चीज़ें हैं उनको आपको समझना है, इससे आप अच्छे अंक। विश्व की जनसंख्या, देखिए हम एक एक लेसन आगे पीछे कहीं से भी लेकर के शुरू करेंगे, लेकिन लेसन बाय लेसन सभी आपको बताते चलेंगे। इसमें कोई कठिन टॉपिक नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे, समझना है, पढ़ना है, लिखना है, सब आ जाएगा। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण को हमने समझा दिया है कि जनसंख्या वितरण, देखिए जनसंख्या वितरण से सीधा सीधा तात्पर्य है कि कहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, यानी इसके कौन से कारक हैं जिसमें ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर कम जनसंख्या रहती है, कहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो आपको केवल दो चीज़ ध्यान में रखना है, एक अनुकूल जलवायु, एक प्रतिकूल जलवायु। अगर अनुकूल जलवायु की बात करें तो जहाँ पर भी व्यक्ति के लिए अनुकूल जलवायु होगी वहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करेंगे, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु होगी वहाँ पर व्यक्ति कम निवास करेंगे। अब अनुकूल प्रतिकूल क्या होता है, तो धीरे धीरे टॉपिक से समझते हुए चलते हैं। अगर इंसान कहाँ रहना पसंद करेगा, जहाँ पर ना तो ज़्यादा वर्षा हो ना तो ज़्यादा वर्षा हो और ना ही कम वर्षा हो, यानी जल की मात्रा वहाँ पर उपलब्ध रहनी चाहिए। और भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए, भूमि की आकृति होनी चाहिए समतल भूमियाँ। उच्चावच रहेगा, उबड़ खाबड़ भूमि रहेगी और अनुपजाऊ भूमि रहेगी तो वहाँ पर लोग रहना पसंद कम करेंगे। यानी मृदा जो है वो उपजाऊ भी होना चाहिए और वहाँ की मृदा समतल भी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम जलवायु की। जलवायु में अब देखिए सीधे सीधे हम आपको ये बता देते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ पर भी कोई रहना नहीं पसंद करेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा, और जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा, जहाँ पर कम वर्षा होगी यानी सूखा पड़ेगा वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अनुकूल जलवायु यानी जितना आवश्यकता है उतनी जल की उपलब्धता, जितनी आवश्यकता है उतना ही तापमान, यानी ना तो इतना तापमान हो जाए कि चमड़ी जलने लगे या तो इतना ही कम तापमान हो जाए कि ठंड लगने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जनसंख्या वितरण यही है कि जहाँ पर अनुकूल जलवायु आपके लिए रहेगी वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करेंगे, जहाँ पर अनुकूल जलवायु नहीं रहेगी, प्रतिकूल जलवायु रहेगी तो वहाँ पर लोग कम निवास करेंगे। यानी जहाँ अनुकूल जलवायु सघन जनसंख्या, जहाँ प्रतिकूल जलवायु विरल जनसंख्या। ठीक, इतना समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या में होने वाला संख्यात्मक परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल यही नहीं है कि जनसंख्या 10 थी उसके बाद 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, ये जनसंख्या वृद्धि केवल यही नहीं है। अगर हम बोलते हैं 10 से जनसंख्या 5 भी हो गई तो भी ये जनसंख्या वृद्धि ही है। अब बोलेंगे आप ये कैसे हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि एक धनात्मक वृद्धि होती है, एक ऋणात्मक वृद्धि होती है। मान लीजिए किसी भी जगह की जनसंख्या 100 है, 100 लोग वहाँ पर रहते हैं, अब उसमें 100 से अगर जनसंख्या 200 हो जाती है, 100 से यानी ऊपर अगर जाएगी, एवब जाएगी,
तो उसे आप धनात्मक जनसंख्या वृद्धि बोलेंगे। अगर 100 से नीचे आ जाती है, मान लीजिए कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई जिससे लोगों की जनसंख्या घटने लगी, तो इसे आप बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि, लेकिन ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि इसे बोलेंगे। तो जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या में लोगों की संख्या का बढ़ना धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, लोगों की जनसंख्या का घटना ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या हैं? कब जनसंख्या एक जगह से दूसरे जगह कम होती है, ज़्यादा होती है, यही आपको समझना है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये क्या होता है? जन्म दर की अगर हम बात करें, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर, एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर पैदा होने वालों की संख्या यानी जन्म लेने वालों की संख्या जन्म दर कहलाती है। ये हर जगह की बात की जाएगी, यानी किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर कहलाती है, और एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या यानी मृतकों की संख्या जो होगी वो मृत्यु दर कहलाएगी। प्रवास तीसरा टॉपिक है, प्रवास। इसी में प्रवास क्या होता है? एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, ये प्रवास कहलाता है। और प्रवास क्या होता है? एक अस्थाई प्रवास होता है, एक अस्थाई प्रवास होता है। अस्थाई प्रवास क्या होता है? मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से गए और दिल्ली में हमेशा हमेशा के लिए बस गए, कभी नहीं यहाँ पर आना है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका अस्थाई प्रवास है। लेकिन अगर आप यहाँ से दिल्ली में गए, 2 साल बाद वापस आ गए, तो ये आपका अस्थाई प्रवास है। और इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ तो आप जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ को जा रहे हैं, मतलब इसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है उद्गम स्थान, एक होता है गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान यानी जहाँ से जा रहे हैं, और गंतव्य स्थान यानी जहाँ को जा रहे हैं। तो जहाँ पे आपको जाना है वो आपका गंतव्य स्थान रहेगा, और जहाँ से आप जा रहे हैं वो आपका उद्गम स्थान रहेगा, यानी जहाँ आप जन्म लिए हैं वो आपका उद्गम स्थान ही होगा। तो अब इसमें देखिए प्रवास भी 2 प्रकार का होता है, या तो आप उस तरह से बता दिए अस्थाई, अस्थाई, या तो आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास क्या होता है? किसी स्थान पर जाकर बस जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना आप्रवास कहलाता है। और आप्रवास देखिए 2 तरह से होता है। प्रवास की अगर बात करें तो प्रवास 2 तरह से होता है। एक तो अगर पुरुष प्रवास करता है, तो ज़्यादातर मायने में पुरुष किस लिए प्रवास करता है? रोजगार के लिए, काम के लिए, पैसे के लिए वो प्रवास करता है। स्त्रियों का ज़्यादातर प्रवास उनकी शादी के बाद होता है, यानी उनकी शादी हुई तो वो अपने ससुराल चली जाएंगी, तो वो उनका प्रवास हो जाएगा। कुछ लोगों का ससुराल में जाकर अस्थाई प्रवास भी हो जाता है, अब उनकी मान्यताओं के हिसाब से वो होता है। और कुछ लोगों का अस्थाई रहता है, जाती भी हैं, आती भी हैं, लेकिन हाँ वो उनका घर वहीं हो जाता है। तो पुरुषों का प्रवास काम और रोजगार के लिए, स्त्रियों का प्रवास शादी के बाद ज़्यादातर मायने में। और उद्गम स्थान बता दिया, गंतव्य स्थान जहाँ पैदा होते हैं उद्गम स्थान होता है, जहाँ जाते हैं वो गंतव्य स्थान होता है। आप्रवास क्या होता है? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना आप्रवास कहलाता है। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए, ये आपका आप्रवास होगा। और अगर दिल्ली से किसी अन्य जगह चले गए, उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए, दिल्ली से मान लीजिए आप मुंबई चले गए, तो दिल्ली से जो आप मुंबई जाएंगे वो आपका उत्प्रवास हो जाएगा, यानी एक जगह गए फिर उसके बाद भी वहाँ से प्रवास कर दिए, तो ये आपका उत्प्रवास कहलाता है। लोग किन किन कारणों से प्रवास करते होंगे? प्रवास के कारण क्या है? प्रतिकर्ष कारक एक होता है, एक होता है अपकर्ष कारक। ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूँगा टॉपिक को, अगर आप समझते चलेंगे तो ज़्यादा आसान सी टॉपिक है। प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक में काम को बेहतर, रोजगार। देखिए अपकर्ष कारक प्रवास यानी इंसान कब प्रवास करता है? या तो अच्छी सुविधाओं के लिए प्रवास करता है, उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन वो और अच्छी सुविधाएं चाहता है, तो ये तो जो प्रवास होगा ये अपकर्ष कारक कहेंगे इसे आप प्रवास का। लेकिन अगर वहाँ की बहुत ही ज़्यादा
दयनीय स्थिति है, ना खाने पीने की व्यवस्था है, यानी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो ही नहीं पूरी हो पा रही हैं। बीमारियां वहाँ पर हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी स्थिति इतनी है कि वहाँ रहकर जिया नहीं जा सकता है। तो वो होगी दयनीय स्थिति। और उस दयनीय स्थिति से बचने के लिए जो इंसान प्रवास करता है वो प्रवास कहलाता है प्रतिकर्ष प्रवास का कारक वो कहलाता है। और अगर आपके पास रहने खाने हर चीज़ की सुविधाएं हैं, लेकिन आप और अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, और अच्छी सैलरी चाहते हैं, और अच्छा वातावरण चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो आप प्रवास करेंगे वो कहलाएगा आपका अपकर्ष कारक। अपकर्ष प्रतिकर्ष आपको समझ में आ गया। अब अगली टॉपिक जो हमारी है जननांकी संक्रमण। जननांकी संक्रमण, जन्म दर, मृत्यु दर, इन्हीं के टॉपिकों में चर्चा, इन्हीं के बारे में चर्चा होगी केवल जननांकी संक्रमण में। जननांकी संक्रमण क्या होता है? जननांकी संक्रमण समझने से पहले आप ये समझ लीजिए जननांकी चक्र क्या होता है। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर की तरफ चलना ही जननांकी चक्र कहलाता है। कहना यह है कि उच्च जन्म दर कब होगी और उच्च मृत्यु दर कब होगी? जब वहां पर अशिक्षा होगी। और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर कब होगी? जब वहां पर अशिक्षा होगी। जब वहां पर शिक्षा होगी तो लोग खुद पर नियंत्रण रखेंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, तो जन्म दर भी कम होगी और मृत्यु दर भी कम होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। और अगली टॉपिक थी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जनसंख्या नियंत्रण तभी हो सकता है जब परिवार नियोजन किया जाएगा, लोगों को शिक्षित किया जाएगा और उन्हें मतलब देखिए इसमें परिवार नियोजन की जितनी भी उसमें नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। जैसे एक नारा चला था, हम दो हमारे दो, लेकिन अब क्या है कि हम दो हमारे 10, इस तरह से चलेगा तो जनसंख्या रुकेगी नहीं, ये तो परिवार नियोजन नहीं हुआ। हाँ, 2 से 2 हो जाए, ये नहीं कि 2 से 4 हो जाए। तो परिवार नियोजन की अगर व्यवस्था करेंगे तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा। जन्म दर पर नियंत्रण आपको लगाना पड़ेगा और परिवार नियोजन की विधियों का पालन करना पड़ेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण अपने आप में हो जाएगी। पहले मैं डिस्कस करूंगा विश्व की जनसंख्या वाले लेसन के बारे में। विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। इस लेसन में क्या है? विश्व में जनसंख्या, या विश्व मतलब होता है वर्ल्ड, जन मतलब होता है ह्यूमन मतलब मैन या वुमेन, स्त्रियां, पुरुष और बच्चे, इन तीनों से मिल करके जनसंख्या बनती है। और इस जनसंख्या में केवल स्त्री, पुरुष और बच्चे, इन ये ही तीनों काउंट होते हैं। अब कहाँ पर जनसंख्या सघन बसी हुई है, कहाँ पर विरल बसी हुई है, ये वितरण में आ जाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व भी आपको इसी वीडियो में समझा दिया जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में एकाएक वृद्धि होना, ये जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या, पहले तो हम इसमें आपको धीरे धीरे से सब कुछ समझा देते हैं। एक जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है। जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं तथा कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत कम स्थानों पर ज़्यादा लोग तथा ज़्यादा स्थानों पर कम लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एशिया की स्थिति है ये एशिया के मायने में भी सही है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो उसके मायने में भी सही है। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो उच्चावच हैं, मतलब उबड़ खाबड़ भूमियाँ हैं, पर्वत है, पठार हैं, जो समतल मैदान वाले भाग हैं, यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, यानी मैदानी क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। तो मैदानी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। और जो एशिया का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग कम है, पर्वतीय, पठारी, ये सारे भाग जो हैं उच्चावच भूमियाँ ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं, यानी विरल जनसंख्या पाई जाती है, और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं, यानी सघन जनसंख्या पाई जाती है। और यही चीज़ विश्व में भी होती है। अगर आपको इसे समझना है तो आइए समझते हैं कुछ चीज़ों से। अगर हम बात करें कि विश्व की कुछ देशों की जनसंख्या की दृष्टि से, विश्व के कुछ देश जनसंख्या की दृष्टि से
मतलब विश्व में कौन से देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक विश्व में चीन की जनसंख्या है सबसे ज़्यादा। विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? आपको जब मैपिंग में भी क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठा लेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, किस देश की है, उसको दर्शाइए मानचित्र में। या फिर ये भी पूछ सकता है दूसरे नंबर पर किस देश की जनसंख्या है, उसे मानचित्र में दर्शाइए। तो विश्व में प्रथम स्थान पर जो देश है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है वो चीन है। दूसरे नंबर पर भारत है। तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है। तो ये तो हो गया विश्व के कुछ देश जनसंख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक है। अब जनसंख्या देखिए, चीन में सर्वाधिक है लेकिन चीन का क्षेत्रफल कम है। भारत में जनसंख्या सर्वाधिक है लेकिन भारत का भी क्षेत्रफल कम है। अब अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वप्रथम में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है रूस का है, दूसरे नंबर पर कनाडा का है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर उसके बाद चीन का, फिर उसके बाद ब्राज़ील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर जाकर के भारत का। मतलब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन का भी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया के बारे में भी ठीक ही कहा है, और इस कथन को अगर विश्व से लगाएं तो ये भी सच ही होगा कि बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं और बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं। अब इस लेसन में हमें चर्चा क्या करना है? वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। बस इन्हीं 3 टॉपिक के बारे में हमें चर्चा करना है कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से किया जाए और जनसंख्या का घनत्व कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, विस्फोट हो रहा है, तो उसे नियंत्रण में कैसे लाएं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। बारी बारी से अगले लेसन को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो रही बात जनसंख्या घनत्व की, किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर आपको जनसंख्या घनत्व निकालना है तो वहाँ की पूरी जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल से आप भाग दे देंगे तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर परिभाषित के लिए आपको जनसंख्या घनत्व पूछता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, सीधे सीधे बोले तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या में कौन आ सकता है? बच्चे आएंगे, स्त्री आएंगे, पुरुष आएंगे, इन्हीं तीनों की बात होगी। तो 1 किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उस क्षेत्र विशेष का अगर बात करें तो हाँ, अगर किसी देश की जनसंख्या का घनत्व निकालना है तो उसकी कुल जनसंख्या में उसके कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। जनसंख्या में वृद्धि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, जब लोगों में शिक्षा आएगी तो जनसंख्या में नियंत्रण आएगा, और अगर शिक्षा नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि होती चली जाएगी। तो अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, हम बात कर रहे थे, तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व होती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 था। 382 यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 382 लोग निवास करते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो है, राज्य जो है, वो है बिहार। बिहार में 1102 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बिहार में? 1102 लोग। तो भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो होगा बिहार। अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तब कौन सा होगा, तो अगर आप चाहें तो कमेंट में भी बता सकते हैं, वैसे मुझे बताना तो है ही। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 17 से 18 व्यक्ति पाए जाते हैं। अब अगली चीज़ हमारी टॉपिक है जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार: अधिकतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व या जनविहीन जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के अगर प्रकार आपसे पूछे जाते हैं तो या तो अधिकतम होगा, या तो मध्यम होगा, या तो न्यूनतम या मतलब कम, या तो जनविहीन। जनविहीन मतलब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका पर बहुत कम लोग रहते हैं, मतलब कि केवल ना के बराबर रहते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं जनविहीन क्षेत्र।
ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु है, जहाँ पर रहने योग्य जलवायु नहीं है, वहाँ पर जनविहीन क्षेत्र है, जैसे अंटार्कटिका आप समझ सकते हैं। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। अगर 100 से 1 किलोमीटर में 100 से अधिक जनसंख्या रह रही है तो उसे आप बोल सकते हैं कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। अगर 50 से 100 के बीच में रह रही है जनसंख्या 1 किलोमीटर के बीच में, तो उसे आप मध्यम जनसंख्या घनत्व बोल सकते हैं। अगर 50 से भी कम है, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 50 से भी कम है, 1 किलोमीटर में केवल 17-18 लोग रहते हैं, तो ये हो जाएगा कम जनसंख्या घनत्व या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अगली टॉपिक हमारी है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करें, टॉपिक यानी लेसन, अगला लेसन जो हमारा है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? लिंगानुपात आता है, आयु संरचना आती है, और साक्षरता, व्यावसायिक संरचना। ये 4-5 चीज़ें आती हैं जो आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो ये लेसन भी आपका क्लियर हो जाएगा। छोटा सा लेसन है। जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात की अगर हम चर्चा करें तो लिंगानुपात क्या होता है? जब भी हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या के बारे में बात की जाएगी। आपको ये समझना है कि स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा है कि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी पुरुषों की अपेक्षा, तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि लिंगानुपात अधिक है। अगर स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से कम होगी तो आप बोलेंगे कि लिंगानुपात वहाँ का कम है। जब भी कोई पूछे लिंगानुपात यहाँ का ज़्यादा है तो आपको समझना है कि वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक है, स्त्रियों की जनसंख्या अच्छी है, तो वहाँ पर लिंगानुपात अधिक होगा। और अगर आपको ये बोला जा रहा है कि स्त्रियों की जनसंख्या वहाँ पर कम है तो आप ये समझिएगा कि लिंगानुपात कम है, वहाँ पर स्त्रियों की दयनीय दशा है, यानी अच्छी दशा नहीं है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें परिभाषित रूप से तो लिंगानुपात क्या होता है? अगर अपने भारत की बात करें तो भारत में और विदेश में इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। भारत में ये बात की जाती है कि प्रति 1000 पुरुषों पर यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं या कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं वो कहलाता है लिंगानुपात, यानी स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, ये कहलाता है लिंगानुपात। और लिंगानुपात का सूत्र ज्ञात करने के लिए केवल उसमें 1000 से गुणा कर देते हैं, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, तो उसका सूत्र हो जाता है। लेकिन आपको परिभाषित रूप में समझना है कि 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियों की संख्या है, ये होता है लिंगानुपात। विदेशों में क्या होता है? विदेशों में स्त्रियों की स्थिति कुछ जगह ठीक है, तो वहाँ पर परिभाषा किस तरह से चलती है कि 1000 महिलाओं पर इतने पुरुष हैं, वो होता है लिंगानुपात। तो कहीं कहीं पर महिलाओं की स्थिति ठीक है, इसीलिए ये परिभाषा बनी है, वरना पहले वाली ही परिभाषा रहती। तो लिंगानुपात की मैं जब भी बात करूँगा, लिंगानुपात अधिक है तो महिलाओं की स्थिति सही है, यानी महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक वहाँ पर है जहाँ की मैं लिंगानुपात अधिक है बात करूँगा। तो आपको समझ में आ गया होगा लिंगानुपात क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये होता है लिंगानुपात। आपको बस 2 ही लिंग पढ़ना है, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। नपुंसक को आपको इसमें अभी नहीं जोड़ा गया है, लेकिन आपको महिलाएं पुरुष करके बात चलेगी, बीच वाले का भी इसमें नहीं बोला जाएगा। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं या 1000 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, ये बात करेंगे हम लिंग अनुपात में। तो सर्वाधिक लिंगानुपात ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, यानी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो वहाँ की हम बात करें वो है लताविया में। लताविया यानी लैटविया, ये जो है यूरोप का महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में ये पड़ता है। नॉर्वे, स्वीडन, इस्टोनिया के नीचे दक्षिणी भाग में है लताविया, जिसे लैटविया भी बोलते हैं। तो विश्व की जनसंख्या औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व की बात करें, यानी विश्व का जो लिंगानुपात है पूरे होल वर्ल्ड का, तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, यानी 2 पुरुष मतलब ज़्यादा बच जा रहे हैं, फादिल बोल सकते हैं आप। लताविया में क्या स्थिति है? लताविया में स्त्रियों की स्थिति अच्छी है। वहाँ पर क्या है
कि स्त्रियां 100 हैं और पुरुष 85 हैं, तो यानी पुरुष 15 कम पड़ जाते हैं। स्त्रियां वहाँ पर 100 क्यों हैं और पुरुष 85 क्यों हैं? क्योंकि वहाँ के जो पुरुष हैं वो प्रवास कर चुके हैं। पिछली कुछ समय पहले मैंने आपको बताया प्रवास क्या होता है। तो रोजगार और काम के लिए वहाँ पर लोग प्रवास कर चुके हैं, तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या कम हो गई है, स्त्रियों की संख्या। औसत यहाँ पर बात की जाती है, औसत यानी सर्वाधिक उच्चतम लिंगानुपात लताविया या लैटविया में है। कितना है? 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं, तो यानी अच्छा लिंगानुपात है, स्त्रियों की स्थिति वहाँ पर अच्छी है। निम्न लिंगानुपात, सर्वाधिक निम्न लिंगानुपात किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। वहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं, यानी स्त्रियां केवल औसत में बात की जाए तो 100 स्त्रियां हैं और 311 पुरुष हैं उनके पीछे। तो आप वहाँ की स्थिति समझ रहे होंगे कि जहाँ पर देखिए, अब अगर इस टॉपिक से थोड़ा सा हम हट कर बात करें तो जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी, पुरुषों की संख्या कम होगी। मान लीजिए स्त्रियों की संख्या 100 है, पुरुषों की संख्या 50 है, तो वहाँ पर संभावना यह बन सकती है, वहाँ की मान्यता यह बन सकती है कि एक पुरुष से दो स्त्रियों को शादी करनी पड़े, या एक पुरुष दो स्त्रियों से शादी कर ले। तो जहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है, पुरुषों की कम है, शादी तो सबकी होनी है, तो एक पुरुष से दो स्त्रियों की शादी हो सकती है। या फिर इस तरह से अगर स्थिति है, 400 स्त्रियां हैं, 100 पुरुष हैं, तो 3-3-4 स्त्रियां एक पुरुष से शादी करेंगी। अगर इसी के विपरीत बात करें, स्त्रियां हैं 50 और पुरुष हैं 100, तो ये भी हो सकता है कि एक स्त्री के 2 पुरुष हों। तो ये सब चीज़ तो समझने वाली, देखिए जो भूगोल है इसे केवल आप समझते हुए चलेंगे तो कोई भी कठिन सा टॉपिक नहीं है। लिंगानुपात छोटी सी चीज़ है, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? अपने गांव में ही देख लीजिए कि 1000 पुरुष हैं तो उसमें कितनी स्त्रियां हैं, एक 1000 पुरुष में कितनी स्त्रियां हैं, लिंगानुपात कहलाएगा। लिंगानुपात आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और हाँ, इसके बाद हम जो टॉपिक में चर्चा करेंगे वो है आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है? आयु संरचना में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आश्रित जनसंख्या, एक होती है कार्यशील जनसंख्या। आयु संरचना 3 तरह की होती है, 0 से लेकर के 14 वर्ष तक और 15 से लेकर के 59 वर्ष तक, 15 से लेकर के 59 वर्ष तक, और 15 से 59, 59 के बाद 60 से ऊपर वाली जनसंख्या। जो 60 से ऊपर वाली जनसंख्या और 0 से लेकर 14 वाली जो जनसंख्या है, इसे बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। क्यों? क्योंकि 0 से 14 के बीच में बच्चे आते हैं और 60 के ऊपर वृद्ध आते हैं, जिसे आप बूढ़े भी बोल सकते हैं। तो बीच में जो है वो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कार्यशील जनसंख्या पर ही आश्रित जनसंख्या निर्भर करती है। तो आयु संरचना 3 प्रकार की है, 0 से 14, 15 से 59, 59 यानी 60 के ऊपर वाली। ये आयु संरचना की बात है। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता 7 वर्ष से अधिक, मतलब 7 वर्ष से कम की बात नहीं की जाएगी, 7 वर्ष से एबव अधिक जनसंख्या जो है, शिक्षित जनसंख्या, 7 वर्ष से ऊपर की शिक्षित जनसंख्या ही वहाँ की साक्षरता कहलाती है। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना की बात करें तो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया में उत्पादन से संबंधित, कच्चे माल संबंधित और कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो किस में आते हैं? प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। द्वितीयक क्रियाओं में क्या आते हैं? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग धंधे, मिल, फैक्ट्रियां, जो भी काम निर्माण से संबंधित हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं द्वितीयक क्रियाओं में। और तृतीयक क्रियाओं में क्या आता है? तृतीयक क्रियाओं में आता है उसे सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है और परिवहन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो व्यावसायिक संरचना में आ गई। अगली चीज़ है आयुलिंग पिरामिड। आयुलिंग पिरामिड क्या होता है? आयुलिंग पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विस्तारित जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या यानी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, तो उसका कौन सा लिंग पिरामिड बनेगा? इसका मैं आपको चित्र बारी बारी से दे दूंगा। विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड होगा वो होगा त्रिभुजाकार। किसके आकार का होगा? त्रिभुजाकार होगा, आप देख भी सकते हैं। और इसमें क्या होता है?
इसमें उच्च जन्म दर होती है और निम्न मृत्यु दर होती है। उच्च जन्म दर जहां पर भी होगी, किसी भी क्षेत्र विशेष की अगर बात करें तो जहां पर उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर होगी, वहां पर होगी विस्तारित होती जनसंख्या, यानी त्रिभुजाकार वहां पर पिरामिड बनेगा। ये कहां पर होता है? नाइजीरिया में ऐसा है, बांग्लादेश में भी है और मैक्सिको में भी है। ये जो पिरामिड है, कौन सा पिरामिड? विस्तारित होती जनसंख्या यानी त्रिभुजाकार पिरामिड जो है। आयुलिंग पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड, स्थिर जनसंख्या का पिरामिड और ह्रासमान यानी कम होती जनसंख्या, ऋणात्मक जनसंख्या का पिरामिड। स्थिर जनसंख्या का पिरामिड क्या होता है? ये घंटी के आकार का होता है, लेकिन इसका शीर्ष जो होता है, इसका जो शीर्ष होगा वो सुंडाकार होगा। आप इसका भी चित्र देख सकते हैं। और अगली चीज़ अगर मैं इसमें बात करूं, आयुलिंग पिरामिड, आयु की बात करें तो मैं आपको बता दिया 0 से 14, फिर उसके बाद 15 से 59, फिर 60 से ऊपर वाली जनसंख्या, ये आयुलिंग संरचना है। तो इसका पिरामिड विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का घंटी आकार का पिरामिड बनता है और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है, इसीलिए इसका आकार घंटी के आकार का होता है। ह्रासमान जनसंख्या में क्या होता है कि इसका आधार संकीर्ण होता है, इसका आधार संकीर्ण होता है तथा शीर्ष शुंडाकार होता है। अब इसे आप आधार संकीर्ण शीर्ष शुंडाकार आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं। जनसंख्या ऋणात्मक किसमें होगी, या फिर जो जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि या तो ऋणात्मक होगी या तो जनसंख्या वृद्धि एकदम शून्य होगी, यानी जनसंख्या एकदम स्थिर है, आगे ना तो बढ़ रही है या तो घट ही रही है। तो ये ऐसा जो होता है ये विकसित देशों में होता है। इसका उदाहरण आप जापान को ले सकते हैं और स्थिर जनसंख्या का उदाहरण आप ऑस्ट्रेलिया को मान लेंगे। और जो विस्तारित होती जनसंख्या है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, मैक्सिको है, ये आप समझ सकते हैं। जनसंख्या संगठन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका ये भी लेसन आपका समाप्त हो गया। अगली जो टॉपिक है इसमें हम समझेंगे मानव विकास। जो लेसन है इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि मानव विकास जो लेसन है इसमें आपको किस तरह से प्रश्न आएगा, आपको उत्तर किस तरह से देना है और इसमें कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें देखिए चर्चा करेंगे हम मानव विकास में महबूब उल हक के बारे में और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या क्या किया है। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अपने अपने क्या मत दिए हैं, इन्हीं थोड़ी 2-4 मिनट की इसमें डिस्कस रहेगी। ये लेसन आसान सा है, आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से बताइए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो मानव विकास है इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मानव विकास में जब भी आप मानव विकास की चाहे परिभाषा हो, चाहे इसमें कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपको 3-4 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना होगा। मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। अगर आपको बोल दिया जाए कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए, या मानव विकास के स्तंभ के बारे में बताइए, या मानव विकास के उपागम के बारे में बताइए, मानव विकास से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं केवल इन्हीं 3-4 टॉपिक पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, इन्हीं 4 चीज़ों पर आपको मानव विकास पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। देखिए मानव विकास जो लेसन है इसमें 2 अर्थशास्त्री हैं, एक है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं ये भारत के हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। दोनों ने मानव विकास की परिभाषा दी है और उनकी परिभाषा क्या क्या है। डॉक्टर महबूब उल हक बोलते हैं कि मानव का विकास तभी हो सकता है, डॉक्टर महबूब उल हक का क्या क्या नाम है कि मानव विकास क्या है, मानव का विकास तभी हो सकता है जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जा सके। जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जाए वही मानव विकास है। अब वृद्धि की जाए ये कैसे आपको समझ में आएगा, विकल्प कौन से हैं? तो मैं बोला ना 3-4 चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस होगा, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और उसकी प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसकी जीवन प्रत्याशा बोलेंगे आप क्या है, जीवन प्रत्याशा यानी
व्यक्तियों कितने जीते, मतलब कितने वर्ष तक जीते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं 2 साल में ही मर जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि 100 साल तक भी जी जाते हैं। तो इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे तो जो आएगा, जैसे आप बोलते हैं इस समय का जो जीवन प्रत्याशा है, यानी लोगों की जो अंतिम जीने की इच्छा है और जो सबसे कम जीने की इच्छा है, उन दोनों का औसत अगर आप निकालेंगे तो मिनिमम 70 से 75 वर्ष इस समय जीवन प्रत्याशा है पूरे विश्व की। 70 से 80 तक भी बोल सकते हैं जीवन प्रत्याशा, कि इतने वर्ष तक लोग जी सकते हैं। हाँ, तो जीवन प्रत्याशा आपको समझ में आ गया। विकल्पों में वृद्धि करता है, ये महबूब उल हक बोल रहे हैं कि मानव विकास तभी हो सकता है जब मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए। मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए यानी उसे अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान की जाए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, और हर गांव में सरकारी स्कूल हो, ये मतलब स्कूल हो, और स्वास्थ्य की सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, प्रति व्यक्ति आय, जो रोजगार की प्राप्ति है, सबको इतनी प्राप्ति हो जाए कि उनका घर अच्छे से चल सके। जीवन प्रत्याशा यानी लोग ज़्यादा उम्र तक जी सकें। ये सब जो है ये मानव विकास की धारणाएं हैं, ये बताते हैं डॉक्टर महबूब उल हक, और इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है। मानव विकास में इन्होंने क्या कहा है? मानव विकास में इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों की हर चीज की स्वतंत्रता दी जाए। मजे की बात तो ये है कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये दोनों मित्र हैं, तो इन दोनों की धारणाएं सेम है, मिलती जुलती हैं, केवल शाब्दिक फर्क है। उसमें उन्होंने बोला है डॉक्टर महबूब उल हक ने कि विकल्पों में वृद्धि की जाए, और इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला है कि हर तरह की स्वतंत्रता की उन्हें इजाज़त मिले, प्राप्ति हो, हर तरह की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता, पढ़ाई की स्वतंत्रता प्राप्त हो, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता प्राप्त हो, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में स्वतंत्र हो वो। स्वतंत्रता से, विकल्पों से, इन दोनों का तात्पर्य केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सेवाएं, इन सब से है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मानव का विकास हो सकता है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक ये दोनों मित्र भी हैं, और दोनों अर्थशास्त्री भी हैं। और मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का निर्माण डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था 1990 ईस्वी में। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत के हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं, और डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। आपको एक आध बार लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एक आध बार नीचे क्यों देख रहा हूँ। तो आपको जो भी टॉपिक मुझे समझानी है, वो जो सारी हेडिंग्स हैं उनको मैंने एक पेज पर लिख लिया है कि इस हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग समझानी है, इस हेडिंग के बाद कौन सी। तो इससे मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होता है, टॉपिक भटकती नहीं है, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग्स हैं, मुझे केवल आपको उन्हें देख करके समझाना है। जैसे इसमें हेडिंग है मानव विकास, फिर उसके बाद डॉक्टर महबूब उल हक हेडिंग है, फिर उसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन हेडिंग है, उसके बाद मानव विकास सूचकांक का निर्माण कब हुआ था, और विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इस तरह से हेडिंग है। हेडिंग को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि आखिरकार आपको अगली टॉपिक समझानी क्या है। तो इसे पढ़ने के बाद अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, आगे की चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है? हाँ, विकास अगर हम इसे बोल सकते हैं, विकास वृद्धि, मानव विकास विकास से ही संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि वृद्धि से संबंधित है। तो विकास और वृद्धि दिखने में दोनों तो समान ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें भिन्नता है। वृद्धि क्या होता है? अगर हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष की, या किसी गांव की, किसी शहर की, किसी नगर की जनसंख्या में वृद्धि होना, या जनसंख्या में अधिकता होना वृद्धि कहलाती है। और मान लीजिए जनसंख्या 1000 से 2000 हो गई, तो ये तो जनसंख्या वृद्धि है, और इसे जनसंख्या विस्फोट भी बोल सकते हैं कि एकाएक जनसंख्या का
बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या विकास अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि जनसंख्या विकास भी होगा, मतलब विकास भी होगा। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सब बिल्कुल दयनीय स्थिति है। इन सब की ना शिक्षा की उपलब्धता है, ना स्वास्थ्य की उपलब्धता है। मतलब उनकी जो दैनिक जीवन के कार्यकलाप हैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो इसे आप बोल सकते हैं कि केवल जनसंख्या में वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। हाँ, अगर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी मूलभूत सेवाएं हैं, शिक्षाएं हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। तो ये आपको विकास और वृद्धि समझ में आ गया होगा। अगली चीज़ हमारी जो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि मानव विकास के स्तंभ क्या हैं और मानव विकास के उपागम क्या हैं। मानव विकास के स्तंभ की बात करें तो इसमें सतत पोषणीयता आती है। सतत पोषणीयता पहले मैं आपको समझा दूं। सतत पोषणीयता क्या होती है? सतत पोषणीयता यानी विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके अधिकारों को संरक्षित रखें। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है, क्योंकि पर्यावरणीय से संबंधित जितने भी अधिकार हैं हमारी भावी पीढ़ियों को भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए पेट्रोल हमारे पास है तो पेट्रोल का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाले समय में पेट्रोल समाप्त ही हो जाए और भावी पीढ़ियों के अधिकार खत्म हो जाएं। तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना है और विकास इस तरह से करना है कि भावी पीढ़ियों के अधिकार संरक्षित रहें। ये होता है सतत पोषणीयता। अर्थशास्त्र में इसका नाम बोल दिया जाता है धारणीयता, धारणीय विकास इसे बोल दिया जाता है। तो सतत पोषणीयता आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला स्तंभ था। दूसरा स्तंभ है समता। मैं बोला ना कि मानव विकास के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ बता दिया सतत पोषणीयता या सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास, ये तीनों नाम एक ही के हैं। अगली टॉपिक है समता। समता क्या होता है? हर एक व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, वंश, सारी चीज़ों की, अधिकार की भी, हर चीज़ की समानता रहनी चाहिए व्यक्ति को। शिक्षा में भी जात पात नहीं देखना चाहिए, सबको एक समान पढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य भी, सभी की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय भी किसी की कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मानव विकास के स्तंभ में समता में बताई जाती हैं कि हमेशा समान, मतलब कि किसी से ऐसा बर्ताव ना किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा नीचे का है और किसी से ऐसा बर्ताव ना किया जाए कि वो सबसे ऊंचा है, बाकी सब लोग तो कुछ नहीं है। तो समता यानी सभी को समान समझा जाए, सभी का समान अधिकार है हर चीज़ पर। सतत पोषणीयता भी आपको समझ में आ गई। अगली चीज़ है उत्पादकता। उत्पादकता यानी किसी भी चीज़ का उत्पादन, उत्पादन यानी उसका, अगर आप बोल सकते हैं कि फसल का उत्पादन भी आप बोल सकते हैं, या खनिज संसाधनों का निकालना, खनन करना, वो भी एक उत्पादन है। आप बोल सकते हैं ये जो मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, इससे भी जो उत्पादित होता है, मधुमक्खी पालन से जो है शहद उत्पादित होता है, तो इसे आप बोल सकते हैं शहद की उत्पादकता। तो जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादकता में आ जाती हैं। सशक्तिकरण क्या होता है? सशक्तिकरण से आपने सुना ही होगा, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, शक्ति को बढ़ा देना ही सशक्तिकरण कहलाता है। मान लीजिए पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी लेकिन अब मिल रही है। महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं थे जो अब उनके पास हो गए हैं, तो यानी महिला सशक्तिकरण हो गया है। सशक्तिकरण आपको समझ में आ गया होगा। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब मानव विकास के 4 उपागम आपको समझने हैं। मानव विकास के 4 उपागम क्या है? पहला तो है आय। आय में आपको पैसा से समझना है। आय, आयु नहीं, आयु होता तो वो उम्र से होता है। आय है तो आय का यानी पैसा से, यहाँ से सीधा तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, जिसे आप इनकम भी बोल सकते हैं। कल्याण, दूसरा है कल्याण। कल्याण में क्या होता है? डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है कि मानव विकास तभी हो सकता है जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जाए, मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए। तो ये तो डॉक्टर महबूब उल हक ने
कल्याण के बारे में ये समझाया है। आय कल्याण दो उपागम हो गए। तीसरा उपागम है न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता या आधारभूत विकल्प। आधारभूत विकल्प जो है अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे दिया है। जो न्यूनतम आवश्यकता है, इस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने जोड़ा है, न्यूनतम आवश्यकता जो है। और अगली चीज़ है क्षमता। क्षमता को देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है, और इसमें आपको बताया गया है कि मनुष्य को हर चीज़ की मतलब कि हर चीज़ के लिए क्षम्य है। शिक्षा में भी, शिक्षा की उपलब्धता भी उसे होनी चाहिए, स्वास्थ्य की भी उपलब्धता होनी चाहिए, और उसकी जितनी आय है, इनकम है, उसकी भी उसे उपलब्धता होनी चाहिए। मानव विकास लेसन से आपको मानचित्र से संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं? पहला तो ये आ सकता है कि सर्वाधिक मानव विकास किस किस देश का है? तो सर्वाधिक मानव विकास नॉर्वे का है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये जो है ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। और अगली चीज, सबसे कम मानव विकास सूचकांक किस देश का है? तो अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसका जो दक्षिणी भाग है जिसे बोलते हैं दक्षिणी अफ्रीका, वहां का जो मानव विकास है सबसे कम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारी अगली टॉपिक थी मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या होता है? मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंध को मानव भूगोल बोलते हैं। मानव और प्रकृति, इन दोनों के सामंजस्य संबंध को मानव भूगोल कहते हैं। मानव मतलब मनुष्य, भूगोल क्या होता है? भूगोल आपका सब्जेक्ट है, इतना तो सबको पता है कि भूगोल क्या होता है। भू मतलब पृथ्वी, और गोल मतलब तो गोल ही होता है, लेकिन भूगोल पृथ्वी की आकृति तथा संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना, ये भूगोल कहलाता है। तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच के संबंध को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें आपको समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछ सकता है कि मानव भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र हैं, उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं, आर्थिक भूगोल आप बोल सकते हैं, सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मानव भूगोल में आती हैं। आर्थिक भूगोल जो होगा, आर्थिक यानी आप सीधे सीधे समझ रहे होंगे कि आर्थिक यानी अर्थ इसमें आ रहा, तो यानी धन से संबंधित जो भूगोल है। सामाजिक आपके पर्यावरण चारों तरफ का जो आपका समाज है उससे संबंधित जो भूगोल है। राजनैतिक भूगोल क्या है? राजनैतिक भूगोल ये जो है मानचित्र में जब आप समझेंगे तो उसमें आपको राजनैतिक भूगोल आपको समझ में आ जाएगा कि राजनैतिक भूगोल क्या है, जनसंख्या भूगोल क्या है। जनसंख्या की स्थिति, प्रकृति, कहाँ पर किस तरह की जनसंख्या है, कहाँ पर सघन जनसंख्या, कहाँ पर कम न्यूनतम जनसंख्या है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये जो है ये जनसंख्या भूगोल में आ जाएगा। तो आपको समझना ये है कि मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जनसंख्या भूगोल, ये मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अगली जो इसमें बात हमें समझना है कि मानव भूगोल के क्षेत्र तो समझ में आ गया, मानव भूगोल के उप क्षेत्र क्या है? मानव भूगोल के उप क्षेत्र बार बार आप जब भी पढ़ेंगे भूगोल में तो तीन चीज़ें हमेशा आएंगी: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं। देखिए, जब आप भूगोल, इसमें मैं बताया मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र में आर्थिक भूगोल बताया, सामाजिक भूगोल बताया, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल। आर्थिक भूगोल में तीन क्रियाएं आती हैं। पहला आती है क्रिया प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, ये तीन क्रियाएं आती हैं। तो प्राथमिक क्रिया में कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, यानी जितने भी पालन से संबंधित, जैसे आप कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन जो आप बोलते हैं, और पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सीपीकल्चर, वो जो सारी चीज़ें हैं ये जो पालन में आती हैं। कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं, उत्पादन से संबंधित चीज़ें आती हैं, खनन हुआ और शिकार हुआ, आखेट हुआ, और सारी चीज़ें जो हैं उत्पादन से संबंधित, कच्चे माल से संबंधित और कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में आती हैं।
और द्वितीयक क्रिया में क्या आता है? द्वितीयक क्रिया में निर्माण विनिर्माण से संबंधित चीजें आती हैं, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, मिल फैक्ट्रियां, ये सारी चीजें जो होती हैं निर्माण से संबंधित चीजें द्वितीयक क्रिया में आती हैं। तृतीयक क्रिया क्या होती है? तृतीयक क्रिया में आप समझेंगे सेवा क्षेत्रक, मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया कि सेवा क्षेत्रक क्या होता है। सेवा क्षेत्रक में शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है और बैंकिंग भी आता है। यानी सेवा, जो भी चीज सेवा करे, जैसे जो शिक्षक पढ़ाता है वो भी तो सेवा ही कर रहा है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा तृतीयक क्रिया में आएगा। परिवहन, एक देखिए प्राथमिक क्रिया में कोई भी चीज रहती है कच्चे माल के रूप में रहती है, तो वहां से कच्चे माल के रूप में रहती है कोई भी चीज, या तो फसल ही हो गई, तो वहां से कृषि, मान लीजिए कृषि का उदाहरण लेते हैं, तो कोई फसल वहां से ली गई, फिर उसके बाद मिल फैक्ट्रियों में जा करके उसका स्वरूप बदला गया। मान लीजिए गन्ना फसल है, फिर उसे मिल फैक्ट्रियों में लाकर उसे चीनी में बदला गया, फिर चीनी के बाद अब उस चीनी को बाजार में भी तो ले जाना है, तो बाजार में ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होगी। तो परिवहन, जो गन्ना है प्राथमिक क्रिया में आएगा, चीनी जो है वो मिल फैक्ट्रियों में बनी है तो वो द्वितीयक क्रिया में आएगी, और चीनी का परिवहन जो है, जो सेवा उसमें प्राप्त हुई है, वो आता है तृतीयक क्रिया में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र क्या है। मानव भूगोल के उप क्षेत्र 3 ही है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया है, जिसे आप बोल सकते हैं कृषि, और दूसरी चीज उद्योग, तीसरा व्यापार। व्यापार भी तृतीयक क्रियाओं में आता है। भौगोलिक विचारधाराएं हैं मानव भूगोल से संबंधित। यहाँ पर आपको नियतिवादी विचारधारा पढ़ना है, नव निश्चयवाद विचारधारा पढ़ना है, और संभववाद विचारधारा को पढ़ना है। तो नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा क्या है? नियतिवादी विचारधारा को निश्चयवादी विचारधारा भी बोलते हैं। निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि आपको पूरी तरह से प्रकृति पर ही निर्भर रहना है। जो पहले के आदिमानव थे वो पूरी तरह से ही प्रकृति पर निर्भर थे। प्रकृति जब चाहे उन्हें जिस तरह से चाहे अपने उंगली पर घुमा सकती थी, आप ये बोल सकते हैं। प्रकृति के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा तापमान है तो तापमान को सहन करना। अब का जो मनुष्य है वो क्या करता है? अपने हिसाब से स्थितियों को बदल देता है, अपने अनुकूल बना लेता है प्रकृति को भी। तापमान ज़्यादा है तो एसी लगवा लेगा, और तापमान बहुत ज़्यादा कम है तो उसके बाद हीटर लगवा लेगा। तो अब जो मानव है, अब का मानव, इसने प्रकृति के विरुद्ध जाकर के अपने अनुकूल परिस्थितियों को उत्पन्न किया है। ये जो विचारधारा मैं बता रहा हूं अब वाली, ये कहलाती है संभववाद विचारधारा। यानी इस समय इंसान जो भी चीजें सोच सकता है वो संभव है, जो भी चीजें सोच सकता है। एक दार्शनिक ने कहा है कि इंसान जो कुछ भी सोच सकता है वो चीज संभव है। क्या पहले कभी किसी ने सोचा था कि कभी हवाई जहाज जो होगी, यानी एक लोहा हवा में उड़ सकता है? किसी ने सोचा, फिर उसके बाद उसका निर्माण हुआ। अगर वो नहीं किसी ने सोचा, किसी के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए आता है कि क्या मैं बैठे बैठे अपने भविष्य को देख सकता हूँ? तो हाँ, ये भी भविष्य में आने वाले समय में संभव होगा, क्योंकि जो चीज़ इंसान सोच सकता है वो संभव हो सकती है। तो ये संभववाद की विचारधारा है कि इंसान ने प्रकृति को अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके प्रकृति को मात दिया है। तो ये होता है संभववाद की विचारधारा। और एक विचारधारा होती है जिसे आप बोल सकते हैं मध्यम मार्ग या नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसका दूसरा नाम है रुको और जाओ विचारधारा। रुको और जाओ विचारधारा में सतत पोषणी विकास से आप समझ सकते हैं कि विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। सतत पोषणी विकास में अभी पिछले ही कुछ समय पहले आपको समझाया। भूगोल जो है एक दूसरे से हर चीज़ें कनेक्ट रहती हैं, आप समझेंगे तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं। वही चीज़ें घूम घूम कर आएंगी, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, सतत पोषणी विकास, वही भूगोल बार बार आएगा। तो नियतिवादी में मैं समझा दिया कि पूरी तरह से प्रकृति पर मानव निर्भर था। नियतिवादी या निश्चयवादी से बोलते हैं। इसके समर्थक कौन कौन थे? रैटजेल, रीटर और हम्बोल्ट। रैटजेल, रीटर और हम्बोल्ट जो हैं ये समर्थक थे नियतवादी या निश्चयवादी विचारधारा के। और रुको और जाओ, या जिसे आप बोल सकते हैं नव निश्चयवाद विचारधारा या मध्यम मार्ग, ये जो है इसे प्रकृति के नियमों का पालन करके विकास करना, जिसे आप बोल सकते हैं सतत पोषणी विकास की धारणा का पालन करना।
विकास इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचे, भावी पीढ़ियां को यानी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको उनके अधिकारों का हनन भी ना किया जाए। तो ये जो होता है इसे नवनिश्चयवाद विचारधारा कहते हैं। और अगली विचारधारा मैंने समझाया संभववाद विचारधारा, प्रकृति के विरुद्ध जा करके मानव के द्वारा अपने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर लेना, ये संभववाद विचारधारा कहलाती है। इसके जो समर्थक है बी डाल डी लाब्लास। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा सारी विचारधाराएं। अब अगली जो टॉपिक है सतत पोषणी विकास, मैंने समझा दिया। सतत पोषणी विकास से क्या हुआ, मानव ने नई नई तकनीकें उत्पन्न की और प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया। किससे? पर्यावरणीय चीजों से ही, प्रकृति से ही मानव ने प्रौद्योगिकी का भी विकास कर लिया। प्रकृति का मानवीकरण क्या कहलाता है और मानव का प्रकृतिकरण क्या कहलाता है, ये दो चीजें इस लेसन में महत्वपूर्ण हैं ज्यादा। तो प्रकृति का मानवीकरण क्या कहलाता है? संभववाद विचारधारा आपने पढ़ा, उसी को बोलते हैं प्रकृति का मानवीकरण। निश्चय नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा आपने पढ़ा, उसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। अब एक बार फिर से समझा देते हैं हम आपको। मानव का प्रकृतिकरण क्या होगा कि मानव का पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर हो जाना, मानव का प्रकृतिकरण कहलाता है। और प्रकृति का मानवीकरण क्या कहलाता है? प्रकृति में हस्तक्षेप करके उसको अपने अनुकूल बना लेना, ये प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा।